हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोर लॉ क्लासेस। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सिविल लॉ पढ़ने से पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिफ्थ एक्ट है 1908 का। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ लॉ दो टाइप्स के लॉ देखे जाते हैं इंडियन लॉ में। तो दो तरह के देखे गए हैं, एक सब्सटेंटिव और एक प्रोसीजरल। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जहाँ पे हमें राइट्स और लाइबिलिटीज बताई जाती हैं, कि जैसे आपको आईपीसी में बताया गया है। ठीक है, कि अगर आप कोई ऑफेंस करते हो, जैसे आप मर्डर कमिट करते हो, तो उसके साथ ही आपको पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है, ऑफेंस किया तो आपकी लाइबिलिटी भी बनती है। ठीक है, तो इसको अब एनफोर्स करवाना है, पनिशमेंट दिलवानी है। कैसे दिलवानी है? तो उसके लिए हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो करना होता है। तो इसी तरह से सिविल लॉ में भी यही है कि आपके सिविल राइट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिए गए हैं, मर्केंटाइल लॉ में दिए गए हैं। अब इनको एनफोर्स करवाना है। ठीक है, रेमेडी लेनी है, तो कैसे जाएंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करेंगे। तो सब्सटेंटिव लॉ जो हमें राइट्स और लाइबिलिटीज बताता है, ठीक है, उसका प्रोसीजर नहीं बताता। तो इसके लिए हमें सेपरेट लॉ बनाना पड़ता है प्रोसीजर के लिए। प्रोसीजरल लॉ कौन कौन से है? सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो देख लेते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में मेनली 158 सेक्शंस हैं। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं सिविल लॉ का सब्सटेंटिव पार्ट है ये। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है पीछे कि सब्सटेंटिव लॉ होता है और प्रोसीजरल लॉ होता है, यहाँ पे फर्दर सीपीसी में भी जो सेक्शन का पार्ट है ये सब्सटेंटिव पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे राइट्स बताए हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज बताई हैं, और उनके लिए प्रोसीजर कौन सा बताया है, ऑर्डर्स में बताया गया है। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, समन कैसे भेजे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। तो देख लेते हैं, टोटल सेक्शंस 158 हैं, टोटल ऑर्डर्स 51 है, जिसे हम प्रोसीजरल पार्ट कहते हैं। सीपीसी का शेड्यूल 1 है, और अपेंडिक्स ए टू एच है, जहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है कि फॉर्मेट क्या होगा समन का। ये सारे फॉर्मेट्स आप पीछे देख सकते हो अपने बेयर एक्ट के, वहाँ पे दिए गए हैं। तो जब भी आप सिविल सूट फाइल करते हो, हमेशा और हमेशा सिविल सूट फाइल होगा इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। ठीक है, अनलाइक क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल। ठीक है, वहां पे आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कर दो, लेकिन क्या माना जाता है, वो ऑफेंस आपने स्टेट के अगेंस्ट किया है। सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता, जिस पर्सन का लॉस हुआ है, जिसको इंजरी हुई है, वही और वही इन पर्सन फाइल करेगा केस, वही और वही। वाह। तो मेनली सिविल लॉ प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर इन सिविल लॉ, सिविल प्रोसीजर। तो इसके लिए सबसे पहले जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, कॉज ऑफ एक्शन मींस आगे जाके और पढ़ते हैं कि कोई मुद्दा होता है। ठीक है, जहाँ पे एक पार्टी एग्री करती है और दूसरी डिसएग्री कर देती है, तो देन ही कॉन्ट्राडिक्शन आती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आता है दोनों में, तो देन बंदा सिविल सूट फाइल करता है। सिविल सूट कैसे फाइल करता है, वो प्लेन डालता है। ठीक है, कोर्ट में आता है, और फिर कोर्ट क्या करती है, उन दोनों पार्टीज को सुनती है, उनकी हियरिंग करती है, और उनको सुनने के बाद क्या करती है, डिसीजन पे पहुंचती है, कंक्लूड करती है केस को, जिसे हम जजमेंट कहते हैं। तो सिविल सूट, तो सिविल सूट वही है जहाँ पे हमें डिस्कस किया कि सिविल राइट्स हैं, हमारे ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, दिए गए हैं, लॉ ने दिए हैं, वो आप नहीं करते हो तो सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, जो भी लॉ ने कॉन्फर किया है राइट, ठीक है, और दूसरे पर्सन ने इन्फ्रिंज कर दिया है, उसको कैसे इन्फोर्स करवाया जा सकता है, सिविल सूट के थ्रू करवाया जा सकता है। ठीक है, प्लेन डाली जाएगी। तो सूट्स ऑफ सिविल नेचर, तो सिविल नेचर का बहुत ही वाइड कंसेप्ट होता है। सिविल नेचर मीन्स जहाँ पे फंडामेंटल क्वालिटीज देखी जाती हैं सिविल लॉ की। ठीक है, मीन्स सिविल राइट्स भी इंक्लूड होते हैं, सूट्स फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर पार्टीशन, डेक्लारेशन राइट्स, रिकवरी ऑफ मनी, ये सारे जो सूट्स हैं ये सिविल नेचर के सूट्स हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जो क्रिमिनल नेचर का नहीं है वो सिविल नेचर का है, उसे हम सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करके एनफोर्स करवा सकते हैं। तो it covers private rights, obligations of citizen. If the principal question relates to caste or religion, it is not civil nature. सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन कास्ट से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, वो सिविल नेचर का नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी होंगे क्रिमिनल लॉ और कास्ट और रिलीजन को छोड़ के बाकी सारे मैटर सिविल नेचर के हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं सिविल सूट की कौन कौन सी होंगी। ठीक है, इजी लगेगा थोड़ा समझने में कि सिविल नेचर का कौन सा सूट हो सकता है। सूट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी
राइट्स फॉर रिकवरी, इंजंक्शन, डेक्लेरेशन, ईजमेंट, राइट टू गेट डैमेजेस, और एविक्शन के लिए सूट डालना है कोई, कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू वर्शिप, सैलरी, ये सारे, न्यूसेंस, एजुकेशन लॉ, लिक्वर शॉप, मेडिसिन लॉस, ये सारे कौन से होंगे, सिविल लॉज होंगे। और देखते हैं कौन से सिविल नेचर के सूट्स नहीं हो सकते। तो ये जो हम डिस्कस किया है पीछे स्लाइड में, जो प्योरली रिलीजियस राइट्स हैं, ठीक है, रिलीजन के कंसर्निंग है, वो नहीं हम सिविल लॉ में लेके आएंगे। और इसके अलावा जो रिलेटेड टू डिग्निटी और ऑनर है, वो भी नहीं हम सिविल लॉ में लेके आएंगे। और सूट अगेंस्ट कंपल्शन फ्रॉम कास्ट एंड सो ऑन, ये सारे प्राइवेट राइट्स हैं इवन दो, बट स्टिल हम इनको सिविल नेचर का कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ठीक है, प्राइवेट राइट्स हैं, लेकिन आपने सिविल नेचर में लेके आके सीपीसी फॉलो नहीं करना है, इसके लिए अलग प्रोसीजर। तो कोई भी सूट आपने डालना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, जहाँ पे क्या है कि प्लेंटिफ क्या करता है, वो अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहता है, ठीक है, पॉइंट उसको प्रूव करना चाहता है क्योंकि डिफेंडेंट डिसएग्री कर रहा है, ठीक है, मीन्स प्लेंटिफ एग्री कर रहा होता है जहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम तो वहीं से स्टार्ट होती है, और डिफेंडेंट क्या कर रहा होता है, डिसएग्री कर रहा होता है उसके पॉइंट पे, ठीक है। तो तब हम क्या कहेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, ठीक है, दोनों एक चीज पे क्या एग्री नहीं कर रहे हैं। और कॉज ऑफ एक्शन सर्कमस्टांसिस विच बिकम बेस ऑफ अ सूट, मीन्स जब भी आपने प्लेन डालनी है, जिसके बेसिस पे डालना है आपने सूट, वो सारे सर्कमस्टांसिस को क्या कहा जाता है, कॉज ऑफ एक्शन कहा जाता है, ठीक है। और वो सारे एस्पेक्ट्स वो इंक्लूड करेगा प्लेंटिफ, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन में, मीन्स उसे जजमेंट अपने फेवर में चाहिए, तो वो सारे एस्पेक्ट क्या है, कॉज ऑफ एक्शन का पार्ट है। तो एक कॉज ऑफ एक्शन भी हो सकता है, डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऑल मटेरियल फैक्ट्स, सबके सारे फैक्ट्स को आपने एक साथ ही लेके आना है, अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सूट नहीं डालना, सारे एक ही सूट में आपने मेंशन कर देने हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि वन इंसिडेंस गिव राइज टू डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस, लाइक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ट्रेन है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें क्या है, कुछ पैसेंजर्स की डेथ भी हो जाती है, कुछ की इंजरी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पैसेंजर्स का गुड्स थे, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ पैसेंजर स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनका यूनिवर्सिटी एग्जाम था, तो वो एग्जाम में नहीं जा पाते, इंजरी हो जाती है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो एक कॉज ऑफ एक्शन क्या कर सकता है, एक इंसिडेंट गिव राइज टू डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस, ठीक है। तो विच तो cause of action means the reason behind the legal action or the set of fact behind the legal action or the circumstances, उस legal action को लेने के लिए हमारे पीछे का जो भी circumstances है वो सारे क्या है, वो cause of action है। तो प्लेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे क्या है, प्लेंटिफ क्या करता है, अपना क्लेम मेंशन करता है। प्लेंट जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ, ठीक है, उसने सूट फाइल किया, उस सूट में क्या करना है, उसने क्लेम भी लिखना है, ठीक है, मींस किस पर्पस के लिए उसे रिलीफ चाहिए, ठीक है, कितना रिलीफ चाहिए उसे, डैमेजेस चाहिए उसे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीजें वो प्लेंट में लिखता है, ठीक है। द कंटेंट्स एंड एसेंशियल्स ऑफ द सिविल सूट्स आर लेड आउट इन अ प्लेंट, ठीक है, including the plaintiff's claim. It showcases the grievance of the plaintiff and the cause of action that can arise out of the suit. It has not been defined. CPC में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ऑर्डर जिसे हम कहते हैं कि प्रोसीजर होता है सिविल लॉ का, वहां पे ऑर्डर 7 है, ठीक है। तो वहां पे क्या पता चलता है, हमें प्लेंट का पता चलता है, प्रोसीजर कैसे कैसे फाइल करनी है, ठीक है। प्लेंट फाइल करने के बाद कोर्ट क्या करता है, डायरेक्ट नहीं फाइल डिफेंडेंट को बुला लेता, पहले प्लेंट को पढ़ता है अच्छी तरह से, अगर उसे लगता है कि प्लेंट जेन्युइन है, देन ही वो क्या करता है, समन करता है डिफेंडेंट को बुलाने के लिए। तो रिटन स्टेटमेंट क्या है, ये रिप्लाई दिया जाता है बाय डिफेंडेंट, ठीक है, किस चीज का रिप्लाई दिया जाता है, प्लेंट का, जो हमने पीछे देखा, प्लेंट जो प्लेंटिफ ने फाइल की है, जिसने उसने अपनी क्लेम लिखा है, रिलीफ मांगा है जिस चीज का, तो ये रिप्लाई देगा, डिफेंडेंट देगा रिप्लाई, वो कहेगा, यहाँ पे वो कहेगा, डिनाई करेगा कि मैं प्लेंटिफ के इन एलिगेशंस को नहीं मानता, ठीक है। तो वो सारे डिफेंस लिखेगा वो अपने, और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, वो डिनाई तो कर सकता है, लेकिन सेट ऑफ प्लस काउंटर क्लेम भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या है। तो सेट ऑफ में प्लेंटिफ फाइल करता है, उसने रिकवरी करवानी है मनी की, ठीक है, पैसे चाहिए उसको डिफेंडेंट से, तो डिफेंडेंट कहता है कि तुम इतनी जद्दोजहद ना करो, जद्दो या जद्दो जो भी है, इतनी मेहनत ना करो, इतने
मीन्स औखे ना हो तुम, ठीक है। तुम क्या करो, जो मैंने तुम्हारी प्रीवियस हमारी कोई ट्रांजैक्शन पड़ी है उसी में से सेट ऑफ कर लो, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल ए ने केस किया है कि 2 लाख रुपीज उसने क्लेम करना है बी से, लेकिन बी क्या कहता है कि लास्ट ईयर मैंने तुम्हें दिया था ना जो 1.5 लाख, उसी में से काट लो, ठीक है। तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोबारा आने की यहाँ पे, तो उसमें से सेट ऑफ कर लो, ठीक है। रिमेनिंग कौन सा बचा, 50,000, तो इसके ऊपर अब डिसाइड होगा केस। तो सेट ऑफ में ये है, काउंटर क्लेम में ये है। काउंटर क्लेम में भी वही चीज कहता है वो, जैसे सेट ऑफ में कहता है आप जद्दोजहद ना करो, जो भी ना करो, तो काउंटर क्लेम में कहता है कि तुमने क्या मेरे पैसे, मैंने क्या देने हैं तुम्हारे पैसे, तुमने भी मेरे पैसे देने हैं, ठीक है। तो ऐसा करके कोई भी नया कुछ लेके आ जाता है, न्यू फैक्ट लेके आ जाता है, ठीक है, कि तुम क्या मेरे ऊपर केस करते हो, मैं तुम्हारे ऊपर केस करता हूँ, ठीक है। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट देगा ना डिफेंडेंट, ये काउंटर क्लेम वही कर रहा है, डिफेंडेंट ने जो रिटर्न स्टेटमेंट दी है इसके साथ क्या कर सकता है वो, डिफेंस देने के साथ साथ वो काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है, ठीक है, कि जज साहब आप मुझे इससे दिलवाओ पैसे, ठीक है, ये गिल्टी है इवन, तो ये फाइल कर देगा। और अब आ जाती है जूरिसडिक्शन की बारी, तो जूरिसडिक्शन तो हमें पता ही है, तो किस कोर्ट में जाना है, हम जज जज तो खेल रहे हैं लेकिन जाना कहाँ है उसका भी तो पता होना चाहिए, तो वो डिसाइड की जाती है। वो हम देखेंगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, पेक्यूनरी जूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर, उस हिसाब से मींस किस कोर्ट में जाना है, किस कोर्ट की जूरिसडिक्शन बनती है, ठीक है। लॉ ने किस कोर्ट को कहा है कि आप ऐसे मैटर्स को ले सकते हो, इस सूट को ले सकते हो, इस अपील को ले सकते हो, ठीक है। तो इन सिंपल लैंग्वेज क्या है, पावर ऑफ कोर्ट टू सेटल द मैटर, ठीक है। मींस जैसे हो सकता है कोई छोटी कोर्ट्स भी होती हैं, बड़ी कोर्ट्स भी होती हैं, तो जहाँ पे कम पैसे होते हैं, अमाउंट होती है, तो वहाँ पे हम लोअर कोर्ट के पास भेज देते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं ये तो 1 करोड़ 10 करोड़ ऐसी कोई बड़ी रकम होती है, कितनी बड़ी लग रही है ना, बोलना कितना आसान है, 1 करोड़ 10 करोड़, तो चलो तो उसको हम हायर कोर्ट में भेज देते हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से अपनी जुरिसडिक्शन के हिसाब से वो मैटर को डिसाइड करते हैं। तो सिविल केस में हमेशा और हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट अगर आपने पढ़ा है, बर्डन ऑफ प्रूफ मींस ये जो भार है, भार भार ही होता है, तो थोड़ी सी पंजाबी आ गई बाहर, तो ये जो प्रूफ करने का ये भार है, ये जो बर्डन है वो किसके ऊपर है, वो हमेशा और हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो प्लेंटिफ प्रूव करेगा, प्लेंटिफ आ रहा है ना अपनी प्लेंट लेके, ठीक है, यही तो तंग करने वाला है डिफेंडेंट को, तो अब इसको ही प्रूव करना पड़ेगा। ये तो नहीं अब आप डिफेंडेंट के पास एक तो तंग कर रहे हो उसको, ठीक है, नोटिस पे नोटिस समन करवा रहे हो, और ऊपर से बेचारा वही खुद को डिफेंड करे पहले आके, ठीक है, बर्डन भी इस पे ही हो, सारे पॉइंट्स इसी ने प्रूव करने हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होगा, ठीक है। he who comes to the court prove his point, ये जूरिस्प्रूडेंस की लाइन है। तो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं सिविल सूट में, तो 3 स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो होती है इंस्टीट्यूशन फेज, ठीक है, जब हमने केस फाइल करना होता है, इंस्टीट्यूट करना होता है, ठीक है। तो सूट जब इंस्टीट्यूट हो गया मींस प्लेंट फाइल कर दिया आपने, ठीक है, तो अब कोर्ट ने क्या करना है, समन सर्विस करनी है, सर्विस ऑफ समन्स करनी है, क्या बोल देती हूँ मैं, तो सर्विस ऑफ समन कर देनी है, ठीक है, किसको कर देनी है, डिफेंडेंट को कर देनी है, ठीक है। डिफेंडेंट जी आइए कोर्ट में पधारिए, अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, अब कोर्ट में आ गया डिफेंडेंट, अब कोर्ट में क्या करेगा, वो आके बैठा तो रहेगा नहीं, वो भी अपना डिफेंस देगा, वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देगा, जहाँ पे वो सेट ऑफ काउंटर क्लेम कुछ भी जो भी एडिशनल पॉइंट्स है ऐड करनी है वो कर सकता है। इसके अलावा रेप्लिकेशन मींस अब नए फैक्ट आ जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो सेट ऑफ आ गई, नई बात पता चली, वो चलो रिटर्न स्टेटमेंट में खुद को डिफेंड तो कर रहा था, अब काउंटर क्लेम आ गया मान लो, ठीक है, नया फैक्ट आ गया, तो इस चीज का रिप्लाई भी तो देना है ना प्लेंटिफ ने, तो अब क्या करेगा, इस चीज का रिप्लाई प्लेंटिफ देगा, अब प्लेंटिफ कोई नया फैक्ट ले आता है, फिर उस चीज का रिप्लाई रिटर्न स्टेटमेंट कौन देगा, डिफेंडेंट देगा, ठीक है। रेप्लिकेशन क्या होता है, किसी न्यू फैक्ट का रिप्लाई, न्यू फैक्ट रिप्लाई, ठीक है। तो जैसे जैसे नए नए फैक्ट्स आते जाएंगे ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा, और बाद में क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ये सारा कुछ होने के बाद कोर्ट ने कहना है अब तुम सब चुप हो जाओ, अब मेरे को अपना काम करने दो, कोर्ट का रोल आ जाता है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, फ्रेम करेगी इश्यूज, और फिर नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, ट्रायल फेज। इश्यूज फ्रेम होने के बाद हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं सिविल ट्रायल, ठीक है। तो सिविल ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले बारी आती है प्लेंटिफ एविडेंस की,
जिसमें क्या होता है प्लेंटिफ साइड के, ठीक है, जो भी एविडेंसेस होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड होता है, वो लेके आता है, ठीक है। मान लो किसी की ओनरशिप का मामला है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा। अब वो ले आया है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसका क्या किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा प्लेंटिफ एविडेंस का। जो भी विटनेसेस इसने बुलाए हैं, ठीक है, जितने भी होंगे सबका क्रॉस होगा। और इसका क्रॉस होने के बाद प्लेंटिफ ने अपनी एविडेंस दे दी, अब डिफेंडेंट की बारी आएगी। तो अब डिफेंडेंट एविडेंस होगा, ठीक है। इसने एविडेंसेस दे दिए, रिप्लाई दे दिया, अब इसने जो रिकॉर्ड्स दिए होंगे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। डिफेंडेंट का होगा, इसने जो भी विटनेसेस करवाने हैं क्रॉस एग्जामिन, उनका किया जाएगा कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और देन क्या होगा, जब एविडेंसेस हो जाती हैं प्लेंटिफ की भी डिफेंडेंट की भी, अब फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इन दोनों के वकील आर्ग्यूमेंट करने के लिए। तो लास्ट स्टेज आ जाती है जजमेंट फेज, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट होगी, सारा कुछ हो गया, अब जज ने अपना माइंड अप्लाई करना है और जजमेंट दे देनी है, ठीक है। तो जजमेंट दे दी, उसके बाद आपको पता है रिव्यू किया जा सकता है। तो बंदा सेटिस्फाइड नहीं, अपील में जा सकता है हाई कोर्ट में। और अगर मान लो हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं ऐसे ही चलेगा जो लोअर कोर्ट ने कहा है, देन उसकी एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो वैसे तो जजमेंट के डायरेक्ट बाद ही हम एग्जीक्यूशन के लिए केस डाल देते हैं, लेकिन अगर मान लो उसने अपील डाल दी है तो फिर बाद में एग्जीक्यूशन करवाई जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं सीपीसी में मेनली हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो शॉर्ट गेस्ट जो भी है, तो सीपीसी में क्या पढ़ा है हमने, टोटल सेक्शंस कितने हैं 158 है, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं 51 है, शेड्यूल ए की है और अपेंडिक्स ए टू एच है जहाँ पे फॉर्मेट्स दिए गए हैं। और ये जो सेक्शंस होते हैं ये क्या है, सब्सटेंटिव राइट्स हैं पार्टीज के, ठीक है। सब्सटेंटिव राइट्स पार्टीज के दिए गए हैं सीपीसी में। और इसकी अमेंडमेंट कौन कर सकता है इन सेक्शंस की, पार्लियामेंट भी कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो दोनों के पास ही पावर है, ठीक है, इसको अमेंड करने की। और ऑर्डर्स हैं जो ये प्रोसीजरल पार्ट है सीपीसी का, और अमेंडमेंट ऑर्डर्स की करनी है, ठीक है, इसकी कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर करेगा और हाई कोर्ट भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास भी पावर आ जाती है कि प्रोसीजर ये भी कोई भी नया जो भी सही लगता है कोई ऑर्डर पास कर दें, ऐड कर दें कोई नई फॉर्मेलिटी तो की जा सकती है। और अपेंडिक्स ए टू एच में तो फॉर्मेट्स दिए गए हैं, आप पीछे देख सकते हो। तो ये हमारी क्लास होती है ख़त्म। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम पूरा सिविल लॉ कंप्लीट करेंगे और आगे आगे और भी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे लॉ के सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस वीडियो देन डू कमेंट बिलो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट इज दैट इज यस दैट इज फॉर नाउ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए। हैव अ गुड डे।